क्या आपने 15 अगस्त के फंक्शन के बाद स्कूल में लड्डू या फिर मोतीचूर के लड्डू खाए हैं? अगर हाँ, तो क्या आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त के दिन मैक्सिमम प्लेसेस पे मोतीचूर के लड्डू क्यों मिलते हैं, या फिर क्यों ट्राई कलर की बर्फी सर्व होती है? और 15 अगस्त के दिन मैक्सिमम जो दुकानदार होते हैं, मिठाई वाले होते हैं, वो क्यों फ्री में मोतीचूर के लड्डू सर्व करते हैं? दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो हमेशा के लिए आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी है उन हीरोज की जिन्होंने ये साबित किया कि क्रांति सिर्फ गन और बॉम्ब से नहीं मिलती। कभी कभी एक छोटा सा लड्डू पूरे एम्पायर को हिला देता है। तेरह अप्रैल 1919 रात के 8 बजे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसके एक दिन बाद पूरी दिल्ली में कर्फ्यू था। जनरल डायर की 1650 गोलियों की आवाज आज भी कानों में गूंज रही थी। सिर्फ 10 मिनट में 1000 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की मौत। यह भी ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियल कितना होगा ये तो आप और मैं जानते ही हैं। और ठीक इसी वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रॉलेट एक्ट बनाया जिसका काम था पाबंदियां लगाना। पाबंदियां तिरंगा लहराने में, पाबंदियां प्रोटेस्ट करने में, और पाबंदियां थी कहीं पर खड़े होने में। इस एक्ट के बेस में ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी इंडियन सिटीजन को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी क्राइम के 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। और इस एक्ट के अंदर 3 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा खड़ा होना वैलिड नहीं था। पूरे देश में अगर कहीं भी 3 से ज्यादा लोग खड़े हो गए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको जेल में डाल देगी। अब इससे क्या हुआ? हमारे फ्रीडम फाइटर का मिलना बंद हो गया, उनका आपस में कम्युनिकेट करना मुश्किल हो गया। लेकिन उसी रात जब हर तरफ डर का माहौल था, तो पुरानी दिल्ली के मातिया महल के पास एक छोटी सी हलवाई की दुकान एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली थी। दुकान के ऑनर लाला राम स्वरूप अपने बेटे सुरेश के साथ उस दुकान में बैठे थे। सुरेश भी जलियांवाला बाग जाने का प्लान कर रहा था, लेकिन वो गया नहीं, उसका ये प्लान कैंसिल हो गया था। और जब सुरेश ने ये सब सुना कि वहाँ पर जनरल डायर ने सबको मार दिया, तो वो सदमे में पहुंच गया। वो एकदम शॉक्ड हो गया था। फिर सुरेश अपने पिताजी से बोलता है कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, कैसे करें? अंग्रेज आर्मी हर पल हर जगह नजर रखे हुए है। अगर 3 लोग एक जगह पे मिल गए तो उन्हें जेल हो सकती है। और दूसरी तरफ लाला राम स्वरूप शांत होकर सुरेश की बातें सुन रहे थे और अपनी दुकान में सजे मोतीचूर के लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला इनको देख रहे थे। तभी उनके चेहरे में एक छोटी सी स्माइल आती है और वो अपने बेटे से पूछते हैं, सुरेश बेटा, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मिठाइयाँ बहुत पसंद है ना? तो उनका बेटा सुरेश बोलता है, जी हाँ बापूजी, कैप्टन मॉरिसन तो हर हफ्ते मिठाई ले जाते हैं। कैप्टन मॉरिसस ये कहते हैं कि इंडिया में मिठाई के अलावा और कुछ अच्छा नहीं है। फिर लाला जी अपने बेटे से एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन पूछते हैं, क्या होगा अगर हम इन मिठाइयों में सीक्रेट मैसेज या फिर सीक्रेट प्लान डिलीवर करना स्टार्ट करते हैं? तो दोस्तों, ठीक यहीं से शुरुआत होती है हिस्ट्री के सबसे बड़े स्पाई नेटवर्क की। एक ऐसा स्पाई प्लान जिसने 30 सालों तक ब्रिटिश एम्पायर को हिला के रख दिया। अब कुछ दिनों बाद लाला राम स्वरूप ने एक सिस्टम डेवलप किया। वो सिस्टम इतना ब्रिलियंट था कि आज भी बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इसकी स्टडी करती हैं। द जीनियस वॉज इन सिंप्लिसिटी। इन्होंने मोतीचूर लड्डू में बूंदी के कुछ डॉट्स डाले जो एक कोडेड मैप्स थे, जिसमें रेड डॉट का मतलब था पुलिस स्टेशन, ग्रीन डॉट का मतलब था सेफ जोन या फिर सेफ हाउस, और येलो डॉट का मतलब था ब्रिटिश ऑफिसर का घर। अब सिमिलर टेक्निक इन्होंने बर्फी और रसगुल्ले में भी अप्लाई करी। इन्होंने बर्फी में लेयर ऐड करना शुरू कर दिया और हर लेयर का मतलब था एक स्पेसिफिक डेट। फॉर एग्जांपल, अगर बर्फी में 5 लेयर हैं तो 5 दिन बाद ऑपरेशन होगा। अगर बर्फी में 3 लेयर हैं तो 3 दिन बाद ऑपरेशन होगा। और रसगुल्ले के लिए इन्होंने अलग अलग साइज के बॉक्स डिजाइन करे, जिसमें रसगुल्ले को क्वांटिटी बेस में पैक किया गया, जो ये डिफाइन करता था कि इस ऑपरेशन में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बॉक्स में 10 रसगुल्ले हैं तो 10 फ्रीडम फाइटर्स उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहेंगे। अगर 6 रसगुल्ले हैं तो 6 फ्रीडम फाइटर उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन मेन क्वेश्चन ये था कि इन मैसेजेस की डिलीवरी कैसे होगी, और यही डिलीवरी सिस्टम इनका एक जीनियस पार्ट था। अगली सुबह 14 अप्रैल को कैप्टन मॉरिसस दुकान में आता है और मिठाई का ऑर्डर देता है। सब कुछ नॉर्मल था जैसे हमेशा होता था। और लाला राम स्वरूप मुस्कुराते हुए बोलते हैं, साहब आज नया बैच है, स्पेशल बैच है, फ्रेश बनाए हैं। तो मॉरिसस खुश हो जाता है। वो मिठाई को देखता है और पैक करने को बोलता है और बॉक्स लेकर घर चले जाता है। अब उसे क्या पता था कि जो वो बॉक्स लेके गया उसमें एक सीक्रेट मैसेज छिपा पड़ा है, जो इस मैसेज डिलीवरी सिस्टम का पहला कोडेड मैसेज था। लेकिन अब इस सिस्टम का दूसरा और आखिरी स्टेप बचा था। मॉरिसन घर पहुंचता है और अपने कुक गोपाल को मिठाई का डिब्बा देता है और बोलता है, गोपाल इन लड्डुओं को सर्व करो। गोपाल मिठाई का डब्बा खोलता है और लड्डू पे चिपके उन येलो, ग्रीन और रेड डॉट को देखकर हंसता है और सर्व करता है। अब जो ये गोपाल है वो एक्चुअली में एक सीक्रेट मेंबर था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। और उस रात गोपाल ने इस मैसेज को डिकोड किया और इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ पर पहला एक्सपेरिमेंट और पहली मैसेज डिलीवरी सक्सेसफुल रही, बिना किसी के नजरों में आई हुई। अब ये तो बस एक शुरुआत थी।
अगले 6 सालों में ये मैसेज डिलीवरी सिस्टम धीरे धीरे फैलने लगा और जो ये 6 साल थे ये बहुत ज्यादा क्रूशियल थे। हर महीने नए कोड्स डेवलप हो रहे थे, हर स्टेट में नई दुकानें ऐड हो रही थी, नई दुकानें ओपन हो रही थी। लेकिन सवाल ये था कि क्यों ये सिस्टम इतना इफेक्टिव था। अब इसका सिंपल सा एक आंसर है कि मिठाई की दुकानें हर जगह हैं, हर फेस्टिवल में, हर सेलिब्रेशन में मिठाई की जरूरत पड़ती है। और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो भी मिठाइयों के बहुत शौकीन थे, जिससे किसी को भी शक नहीं होता था। सबको लगता था कि ये बस एक नॉर्मल बिजनेस है। लेकिन 1925 में कुछ बड़ा होने वाला था। ये जो मैसेज डिलीवरी सिस्टम था ये नेशनल लेवल में जाने वाला था। 6 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन को लूटने के 3 दिन पहले राम प्रसाद बिस्मिल थोड़े नर्वस थे, क्योंकि 9 अगस्त का प्लान बहुत रिस्की था। काकोरी ट्रेन में रॉबरी करनी थी और उन्हें वेपन्स के लिए कुछ फंड चाहिए थे, लेकिन उन्हें कोऑर्डिनेशन करने में और कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम फेस हो रही थी। तब असफाउल्लाह खान लखनऊ में थे और अलग अलग शहरों से फ्रीडम फाइटर काकोरी पहुंच रहे थे। तब उन्हें याद आया स्वीट नेटवर्क के बारे में, जिसके बारे में चंद्रशेखर आजाद ने इन्हें बताया था। उन्होंने तुरंत कोड्स भेजे। लखनऊ की शॉप में बंगाली रसगुल्ला के स्पेशल ऑर्डर्स गए, जिनका मैसेज था बंगाल के फ्रीडम फाइटर रेडी हो जाओ। मुंबई से बॉम्बे हलवा मंगवाया गया, जिसका मैसेज था बैकअप कंफर्म है। और दिल्ली से स्पेशल लड्डू ऑर्डर किए गए, जिसका मतलब था सब कुछ सेट है, हमें फाइनल को हेड मिल चुका है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन अनयूजुअल ऑर्डर्स को नोटिस भी किया, लेकिन उन्हें लगा फेस्टिवल सीजन है, ये सब कुछ एक नॉर्मल बिजनेस का पार्ट है, और इन्होंने उसको इग्नोर किया, जो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। और 9 अगस्त के दिन प्लान पूरा परफेक्ट एग्जीक्यूट हुआ। ट्रेन सक्सेसफुली लूटी गई और ब्रिटिश कोच से लगभग 8,000 रुपए रॉबरी किए गए। ये 8,000 रुपए उस वक्त एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम आज इसको देखें तो लगभग 15 से 20 लाख रुपए काकोरी ट्रेन में लूटे गए, वो भी सिर्फ अंग्रेजों से। लेकिन इस पूरे प्लान में एक प्रॉब्लम हो गई थी। क्रॉस फायरिंग में एक पैसेंजर अहमद अली की डेथ हो गई थी। अब ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था और इसी बेस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मैसिव मैनहंट ऑपरेशन लॉन्च किया। अगले 5-6 हफ्तों तक ब्रिटिश इंटेलिजेंस पूरे देश में ऑपरेशन करती रही। वो ढूंढती रही कि कैसे ये लोग मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंटेलिजेंस इस स्वीट नेटवर्क के कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे थे। और ठीक 49 डेज बाद 26 सितंबर 1925 ब्रिटिश इंटेलिजेंस को कुछ शॉकिंग प्रूफ मिले। 26 सितंबर को बिस्मिल को ढूंढकर अरेस्ट किया गया और उसके रूम की तलाशी ली गई। और उसके रूम में ब्रिटिश ऑफिसर्स को कुछ ऐसा मिला जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन्हें अलग अलग मिठाई की दुकानों की रिसिप्ट मिली और वो कोडेड लेटर मिले जिन्हें मिठाइयों के नाम पे यूज किए जाते थे। और मिली एक नोटबुक जिसमें हाथ से लिखा था मिठाई कोड बुक। अब जब ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने इस बुक को पढ़ा तो इसमें वो सारी डिटेल थी जो मिठाई के कोड्स में यूज होती थी, जैसे कि लड्डू का मतलब था बॉम्ब, बर्फी का मतलब था कार्टिक, रसगुल्लों की क्वांटिटी इंडिकेट करती थी ग्रुप ऑफ फाइटर्स को, और जलेबी सेफ पैसेजेस को, और हलवा बैकअप रिक्वायर्ड को। अब ये सब पढ़ने के बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस रियलाइज कर चुकी थी कि वो एक मैसिव अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, लेकिन अब तक बहुत कुछ हो चुका था। 1925 से लेकर 1942 तक लगभग 20-21 सालों तक ये चूहे और बिल्ली का गेम चलता रहा। मिठाई कोड बुक मिलने के बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिठाई की दुकानों में नजर रखना शुरू कर दिया था, लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इस नेटवर्क को और भी ज्यादा एडवांस डेवलप किया। अब सिर्फ मिठाइयाँ नहीं थी, बल्कि अब इंट्रोड्यूस हुआ पैकेजिंग के कलर्स, डिफरेंट कलर डिफरेंट मैसेजेस। रिबन के पैटर्न्स भी डिसाइड किए गए। रिबन के पैटर्न का मतलब था टाइमिंग इंडिकेटर्स, डिलीवरी टाइम्स और अर्जेंसी लेवल्स। किसी किसी डब्बे में शॉप की लोकेशन को बोल्ड करके लिखा जाने लगा। इसका मतलब था कि ये शॉप मीटिंग पॉइंट के लिए अवेलेबल है। अब ये नया सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया था कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको क्रैक नहीं कर पा रही थी। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मिठाइयाँ इंडियन कल्चर का एक पार्ट हैं। हर शादी में, हर त्योहार में, हर सेलिब्रेशन में मिठाइयों के डेली ऑर्डर्स आ रहे थे। अब कौन से ऑर्डर में मैसेज है इसे ट्रैक करना इम्पॉसिबल था। लेकिन 1942 में टेक्नोलॉजी का एक नया एरा शुरू होने वाला था। 14 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के एक हफ्ते बाद गांधी जी, नेहरू जी और तमाम बड़े लीडर्स को जेल भेज दिया गया। सारे कम्युनिकेशन कंप्लीटली कट ऑफ हो गए थे। तभी मुंबई की एक 20 साल की लड़की उषा मेहता, उसके पास एक आइडिया आया। उसने बोला कि अगर ब्रिटिश ऑफिसर्स हमारे न्यूज़पेपर बैन कर सकता है, हमारे आर्टिकल बैन कर सकता है, हमारी मीटिंग बैन कर सकता है, तो हमें रेडियो यूज करना चाहिए। लेकिन सवाल यही था कि इस अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन को सेटअप कैसे करें, फंड कहाँ से आएंगे, इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, और सबसे जरूरी बात कि सेफ लोकेशन कहाँ है ये कौन बताएगा। और ठीक यहाँ से स्वीट नेटवर्क अपने रोल में आ जाता है। वो नेटवर्क जो पिछले 23 सालों से मैसेज कैरी कर रहा था, अब रेडियो के इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट करने लगा। मिठाई
मिठाइयों के बॉक्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाने लगा कि ऊपर तो मिठाइयाँ रहती थी और नीचे कंपोनेंट के लिए स्पेस रहता था। लड्डू के डिब्बों में रेडियो के पार्ट डाले गए। मुंबई के नैनिक मोटवाने, जो शिकागो रेडियो के ऑनर हैं, उन्होंने अपना इक्विपमेंट स्पेशल स्वीट डिलीवरी के थ्रू भेजा। और फिर 27 अगस्त 1942, जो इंडिया की हिस्ट्री का एक गूज़बम्प मोमेंट था। भारत में मौजूद सभी रेडियो से आवाज आती है, ये कांग्रेस का रेडियो है, हिंदुस्तान की आवाज। और जब ये वर्ल्ड रेडियो से निकले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में खलबली सी मच गई उनके दो सवाल से। पहला, ये कैसे पॉसिबल है, और दूसरा, ये कहां से ब्रॉडकास्ट हुआ। और 3 महीने तक कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ। मिठाई की दुकान सेफ हाउस बन चुकी थी और हलवाई मैसेज कैरियर बने। लेकिन हर ग्रेट स्टोरी के पीछे एक धोखा होता है। 12 नवंबर 1942, एक शॉप ऑनर के बेटे को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया और प्रेशर में आकर उसका लड़का ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए मुखबिर बन गया। उस शॉप ऑनर को और उसके बेटे को थ्रेट किया गया कि अगर उसने ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम नहीं किया तो दोनों को जेल में डाल देंगे। और इसी डर से उसने कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन की लोकेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी। और इस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस रेडियो स्टेशन में रेड डाली। उषा मेहता अरेस्ट हुई और उसे 4 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन ये नेटवर्क नहीं टूटा, बल्कि और भी ज्यादा केयरफुल हो गया। फिर 1943 से लेकर 1947 तक अगले 4 साल बहुत क्रूशियल थे। ब्रिटिश इंटेलिजेंस अब स्वीट नेटवर्क को जानती थी, लेकिन इसे कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और उधर जो शॉप ओनर थे वो और भी ज्यादा एडवांस हो चुके थे। उनने बहुत सारे एडवांस मेथड डेवलप किए। ये लोग डेली कोड्स को चेंज करते और कोड्स को अलग अलग लैंग्वेज में लिखते, जिससे कि इन्हें डिकोड करना इम्पॉसिबल हो गया था ब्रिटिश सरकार के लिए। और फाइनली वो दिन आ गया था। 15 अगस्त 1947, जब घड़ी ने रात के 12 बजाए और नेहरू जी ने क्राइस्ट विश डेस्टिनी की अनाउंसमेंट की। और जैसी ये अनाउंसमेंट होती है तो दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर कोलकाता के बुर्रा बाजार तक, मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट से लेकर चेन्नई के पेरी कॉर्नर तक सारी मिठाई के दुकान के शटर एक साथ ओपन किए गए। और ये सब कुछ प्री प्लान था, जो स्वीट नेटवर्क का फाइनल और आखिरी ऑपरेशन था। हजारों किलो मोतीचूर के लड्डू, ट्राई कलर की बर्फी और सैफरॉन कलर की जलेबी सबको बांटी गई। लेकिन ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, ये एक सिंबॉलिक गेस्चर था। वो नेटवर्क जो पिछले 28 सालों से सीक्रेटली मैसेज कैरी कर रहा था, और इस दिन, जिस दिन आजादी मिली, उस दिन भी वो मैसेज कैरी कर रहा था। घंटेवाला की 225 साल पुरानी दुकान, जो मुगल एम्पायर को सर्व करती थी, वो अब आजाद भारत के सिटीजन को सर्व कर रही थी। और हर लड्डू के साथ एक छोटा सा कागज दे रही थी, जिसमें लिखा था, मीठी क्रांति से आजादी मुबारक हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों, असली शौक तो आना बाकी था। आजादी के 72 साल बाद सन 2019 में नेशनल आर्की को डिजिटाइज करते समय रिसर्चर्स को कुछ ऐसा मिला जिससे वो शॉक हो गए। उन्हें ब्रिटिश इंटेलिजेंस की एक क्लासिफाइड रिपोर्ट मिली, जिसका नाम था ऑपरेशन स्वीट टूथ। 847 पेजेस की ये रिपोर्ट में कुछ शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स थे, जैसे कि 28 सालों में लगभग 2.5 लाख सीक्रेट मैसेज डिलीवर किए गए, लगभग 1300 ऑपरेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट रहे, 412 मिठाई की दुकान ने इस नेटवर्क के लिए काम किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 89 ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अनजाने में इन मैसेज को कैरी करने में हेल्प की। और जो ये स्वीट नेटवर्क था, इसका जो सक्सेस रेट था वो 94% उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। और इस रिपोर्ट के लास्ट पेज में कर्नल जेम्स ने एक नोट लिखा था। उस नोट में लिखा था, डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट वी कुड नेवर फुल्ली शट डाउन द स्वीट नेटवर्क। द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ स्वीट इन इंडियन सोसाइटी प्रोवाइडेड परफेक्ट कैमोफ्लेज। बाय द टाइम वी रियलाइज्ड द एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन, इट वाज टू लेट, इंडिया वाज फ्री। तो दोस्तों, ये कहानी में सिखाती है कि रिवॉल्यूशन सिर्फ बॉम्ब और गन से नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल वेपन होता है आपकी क्रिएटिविटी, कल्चर अंडरस्टैंडिंग और अनब्रेकेबल यूनिटी। एक छोटा सा लड्डू पूरे एम्पायर को हिला सकता है, बस सही इंटेंशन होनी चाहिए। अगली बार जब आप इनमें से कोई भी इंडियन मिठाई खाओ तो याद रखना, उसकी हर बाइट में छुपी है आज़ादी की कहानी, उसके हर फ्लेवर में मिला है साहस का टेस्ट, और हर टुकड़ों में सजी है उन छुपे हुए हीरोज की यादें। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।